चलो, अपन ने कल क्या कंप्लीट किया? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है ना? क्या पढ़ा था अपन ने रिबेट के अंदर कि रिबेट मिलेगा कब? कंडीशंस क्या है रिबेट की? रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है जिसकी इनकम अप टू 5 लाख तक है। उससे ज्यादा इनकम है तो रिबेट नहीं मिलेगा। और रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, हम टैक्स निकालेंगे HEC के पहले और उसमें से रिबेट का अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा अगर पेएबल है तो उसमें फिर क्या लगा देंगे? HEC। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने? नहीं, व्हाट्सएप किया होगा श्रद्धा दीदी ने, तेरे को नहीं मिला? हाँ, व्हाट्सएप में 2 क्वेश्चन आए थे, वो कर लेना आज। बाकी कर लिया? हो गया, बन गया? दोनों में आंसर 0-0 आ रहा है। ठीक है, ओके। चलो, आज अपन करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर नौशाद बेटा, ये वाली लिंक से मैं इंटर की क्लास ले रही हूँ। जो मेरी वाली लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मेरी वाली जो लिंक होगी अदिति मैम के नाम से दिख रही होगी, उसमें अजय सर ले रहे हैं क्लास। वो वाली लिंक से ज्वाइन करो फाउंडेशन के लिए। चलो 1 मिनट में नोट्स को यहाँ पर भी ले लेती हूँ। ठीक है, देखो, जब मैंने तुम लोगों को एकदम बेसिक्स बताए थे टैक्स के, ठीक है, तब भी अपन ने एग्रीकल्चरल इनकम की बात की थी, याद है? है ना? कि जो एंट्री नंबर 82 है लिस्ट 1 की, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू मेक लॉज, उस एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, कि टैक्स ऑन इनकम्स सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे कौन टैक्स कलेक्ट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे भी कलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स बनाया उसमें सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्पशंस बताता है, अलग अलग चीजों की एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब सिखाया था ना मैंने, छूट। टैक्स नहीं लगेगी उस इनकम पे, टैक्स नहीं लगेगा। इनकम है पर गवर्नमेंट बोल रही है हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन जो 10 है ना, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज है। ठीक है, जिसमें अलग अलग इनकम्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो उसका जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें बोला है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना? तो अब अपन पूरा डिस्कशन ये करने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है ना? और फिर अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम अगर मिक्स्ड है तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा और बिजनेस वाले इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। इन इंडिया को अंडरलाइन करो। इससे पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट में इसका एकदम बिल्कुल जो क्रक्स होगा, समरी होगा, वो लिखवा दूंगी नोट्स पे। ठीक है, इन इंडिया अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और उससे एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो वो इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जेम्प्ट मतलब नॉट टैक्सेबल। सेक्शन 10
क्लॉज 1 ऐसी बात बोलता है। समझ गए हो क्या? चलो, अब एग्रीकल्चरल इनकम क्या है वो पहले अपन समझे कि मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, उसके अंदर क्या, तुम लोगों को क्या लगता है एग्रीकल्चरल इनकम मतलब क्या? पढ़ के नहीं सुना था, ऐसे ही बता। खेती करने से मतलब मैंने जमीन ले मेरी, उसमें मैंने कुछ उगाया, क्रॉप्स उगाई, ठीक है, और उसको बेचा तो इनकम हुई, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। बस इसके अलावा भी कुछ एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है, डेयरी हो सकती है। ओके, अभी अपन नंबर तुम लोग अपने व्यू बता दो, फिर अपन इनकम टैक्स एक्ट के व्यूज सुनेंगे ना। ठीक है, और इसके पास भी डेट में मतलब रॉ नहीं रहता, मतलब के बदले तो उसको खूब सारी जमीन रहती है, तो मतलब ऐसे लोगों के किराए से लेकर अपनी जमीन सेचुरी को मतलब एग्रीकल्चर कर, हाँ देता है कि तुम कर लो, बस हमको इतना फिक्स अमाउंट दे दो। हाँ, उसका भी मतलब फिक्स देखते हैं। और बस ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, है ना। वैसे 3 चीजें लिखी होती हैं, मैंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं क्योंकि एक इंटरनल पॉइंट था जिसको मैंने 4th पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो 4 चीजें हैं जो कि एग्रीकल्चरल इनकम में आती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेंट, जो बोला, ठीक है, कि अगर मैंने अपना रेंट लैंड रेंट पे दे दिया और वो किसके लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है इन इंडिया, ठीक है। तो वो जो रेंटल इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। समझ में आया? पर आप अपना एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही दे रहे हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है बट आप उसको मान लो पार्टी के लिए दे रहे हो कि यहाँ पे शादी हो जाए, ग्राउंड दे देते हैं ना लोग, ठीक है, कि यहाँ पे शादी हो जाए, पार्टी हो जाए, इवेंट हो जाए, ठीक है। अगर मैं ऐसे के लिए दे रही हूँ तो हाइट बोलोगे ना, सब बंद होने लग जाएगा, नहीं तो बंद कर दूं कि दिक्कत होगी तुम लोगों को? नहीं बोल रही है कि हाँ बोल रही है, बंद कर दूं? हाँ, इसका आंसर हाँ होना चाहिए ना। मैंने पूछा, अच्छा ओके ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे अपन, कि अगर मैं पार्टी के लिए दूंगी, अगर मैं इवेंट करने के लिए कोई अपना लैंड दूंगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखो, सोर्स ऑफ इनकम मस्ट बी लैंड, द मनी यू अर्न नीड टू कम फ्रॉम लैंड। This means if you are making money because you own or have rights to use land, it could be considered agricultural income. Location of land कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है बट इंडिया के बाहर है, ठीक है, इंडिया के बाहर तुम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो भी कमाओगे, तुम अगर रेसिडेंट हो और तुम एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हो बट कहाँ से, बाहर से, वो पूरी टैक्सेबल होगी तुम्हारे हाथ में, यहाँ पर कुछ भी एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि देखो ऊपर भी मैंने इन इंडिया अंडरलाइन करवाया था, एग्रीकल्चरल इनकम जो तुम इंडिया में कमाते हो तो लैंड भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, ये वो एग्जेम्प्ट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। If you have agricultural land in another country and earn from it, that income would not be considered agricultural income in India and will be taxable like any other income, ठीक है। अब लैंड किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तुम उसको रेंट पे दे रहे हो और इनकम कमा रहे हो,
एग्रीकल्चरल लैंड है इन इंडिया है, बट वो यूज किसके लिए हो रहा है? रेंट पे देने के बाद, ठीक है। द लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सिंपली पुट, द लैंड शुड बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, रेयर एनिमल्स और एनी अदर फार्मिंग ऑपरेशंस, ठीक है। रेंट का मतलब सिंपल होता है कि मैंने राइट टू यूज लैंड किसी को दे दिया, उसके लिए मैं पैसे चार्ज कर रही हूँ, राइट, ठीक है। यहाँ पर जो सब लेटिंग होती है, सब लेटिंग का मतलब समझते हो नहीं? जैसे मैंने किसी का लैंड रेंट पे लिया है ना, अब मैं उसको रेंट पे कर रही हूँ, पर मैंने आगे फिर रेंट पे चढ़ा दिया उसको, ठीक है, और वो पर्सन उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है, तो मुझे जो इनकम मिल रही है एज रेंट, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में कंसिडर होगी, और मैं जिसको रेंट पे कर रही हूँ वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में, ठीक है। तो रेंट पे चढ़ाने के लिए ओनरशिप जरूरी नहीं है। अगर मैं ओनर, ठीक है, फिर भी मैंने रेंट पे चढ़ाई हुई है वो प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज हो रही है और मुझे रेंट मिल रहा है, तो भी वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है मेरे हाथ में। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। You don't need to own the land to earn agricultural income, ठीक है। For example, if you are leasing land and then sublease मतलब लीज पे लिया और आगे फिर उसको फिर से लीज पे दे दिया, ठीक है, it to someone else, the rent you receive from subtenant also counts as agricultural income given all other conditions are met. Other conditions क्या है? लैंड इंडिया में होना चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर रेंट और रेवेन्यू लिखा है, ठीक है। तो रेवेन्यू में जैसे 10 साल के लिए लीज पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, एक बार में लमसम पैसा ले लिया, तो वो रेंट नहीं कहलाता, ठीक है, बट वो रेवेन्यू तो है ना फ्रॉम लैंड, और लैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, तो वो रेवेन्यू के अंदर कंसिडर होगा और वो भी एग्जेम्प्ट होगा। समझ गए क्या? ठीक है। तो पहला पॉइंट, कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम होती है? अगर मुझे रेंट या रेवेन्यू रिसीव हुआ है फ्रॉम लैंड इन इंडिया, जो कि किसके लिए यूज हो रहा है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। डन। अभी अपन क्लियर करेंगे वो सारे डाउट्स, है ना। जैसे डेयरी किसने बोला था, हाँ, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, है ना, ये सब अभी अपन कंसिडर करते हैं, एक एक चीज कवर करते हैं, ठीक है ना। चलो, सेकंड पॉइंट में लिखा है, मेरे को अभी 4 पॉइंट्स कवर करना है, अभी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया मैंने, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय ए बी सी, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, है ना। बाय एग्रीकल्चर, है ना, और बाय प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, और थर्ड है बाय सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन मार्केट। क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहे हैं इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। Agriculture is not explicitly defined in the act, but generally it involves human skills, labor in cultivating land. This includes tilling of land, है ना, बीज बोना और बाकी सारी एक्टिविटीज। आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते होगे ना, जनरल नॉलेज, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो बात हो रही है उसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक बेसिक ऑपरेशन और एक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, है ना। टिलिंग करना, बीज बोना बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है, बट फिर बाद में क्रॉप्स का ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है। जब क्रॉप तैयार हो जाती है तो फिर हाँ केयर करना पड़ता है, ठीक है। डिगिंग होती है, वीडिंग होती है कि उसमें कीड़ा ना लगे, ठीक है। जो वीडिंग होती है ना, वो जो खराब वाली घास उग जाती है, तो उसको हटाना पड़ता है ताकि जो सॉइल है वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये सब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एग्रीकल्चर की जानकारी है। तो ये पूरा क्या है? एग्रीकल्चर। इससे जो इनकम कमाई
वो एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो चलो जल्दी से। बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई फार्मर है इंडिया में जो कि प्रिपेयर करता है सोइल, है ना, और सीड्स सो करता है। ठीक है, आफ्टर द सीड स्प्राउट द फार्मर परफॉर्म्स बीडिंग, अप्लाइज फर्टिलाइजर, ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, टू एंश्योर द गुड हार्वेस्ट, दिस एंटायर प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अंडर इनकम टैक्स। समझ गए? ठीक है, अब इससे जो भी तुम इनकम कमाओगे वो एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर होगी, या इसमें जो भी खर्चा होगा, है ना, वो एग्रीकल्चर का खर्चा होगा। एग्रीकल्चर का जो रेवेन्यू आएगा उसमें से माइनस होगा वो खर्चा। ठीक है, चलो सेकंड बोल रहा है कि प्रोसेस जो कि ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। हमारा फसल तैयार हुई, अब कभी कभी बहुत सारी फसलें हम एज इट इज ले जाकर मार्केट में नहीं बेच पाते, हमको कुछ ऑर्डिनरली चीजें उसमें करनी पड़ती हैं ताकि हम उसको बेचने के लायक बना सकें। अब जैसे गेहूं देखा है कभी उगते हुए तुम लोगों ने, है ना, उसके ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, अब वो छिलके के साथ तो नहीं बिक जाता ना बेटा। ठीक है, तो उस छिलके को क्या करना पड़ता है, अलग करवाना पड़ता है, वो मशीन के अंदर डलता है, मशीन से वो छिलका अलग होता है और गेहूं अलग होता है। ठीक है, तो वो छिलका हटाने का प्रोसेस ऑर्डिनरली प्रोसेस है जो कि उसको मार्केट में बेचने के लायक बना देता है। ठीक है, तो अगर तुम वो प्रोसेस भी कर रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। समझ गए? ठीक है, चलो इसमें राइस का एग्जांपल दिया है, पहले एग्जांपल ही रीड कर लो। ठीक है, द राइस फार्मर हार्वेस्ट, पैडी बोलते हैं अपन जो उगता है, ठीक है, उसको पैडी बोला जाता है। देन अंडरगोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रिपेयर द राइस फॉर द मार्केट। दिस इंक्लूड्स रिमूविंग द hay, threshing to separate grain, cleaning to remove stones, and finally packing in the rice bags. These steps are ordinarily processed aimed to make the rice market ready while retaining its original character as, वो राइस चेंज तो नहीं हो जाता ना। ठीक है, उगाया हमने राइस ही और राइस ही बेच रहे, गेहूं ही उगाया और गेहूं ही बेच रहे। ठीक है, अगर वो राइस से मैं राइस का आटा बना के बेचती या मैं वीट से वीट का आटा बनाकर बेचती तो उसका फॉर्म चेंज कर दिया मैंने। फिर आटा बेचना पूरा एग्रीकल्चर नहीं होता, उसमें बिजनेस इनकम भी इंक्लूड हो गए। समझ में आया? देखो मैंने क्या उगाया, गेहूं, गेहूं उगाना एग्रीकल्चर है, पर गेहूं से आटा बनाना एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि आप उसका फॉर्म ही क्या कर दे रहे हो, चेंज। ठीक है, तो जब मैं आटा बेच रही हूँ तो उसमें कुछ पार्ट तो एग्रीकल्चर है बट कुछ पार्ट बिजनेस इनकम है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, एग्रीकल्चरल इनकम पे तो हम टैक्स नहीं लेंगे बट बिजनेस वाला जो पोर्शन है उस पे तो हम टैक्स लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा कि हम आटे से जो इनकम आ रही है उसमें से एग्रीकल्चर वाला पार्ट अलग कैसे करें और बिजनेस वाला पार्ट अलग कैसे करें। उसके लिए बनाए हुए रूल्स याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था कि कोई भी चीज का प्रोसीजर या रेट्स वगैरह कहाँ दिए होंगे, इनकम टैक्स रूल्स। तो एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम को भी अलग अलग करने के लिए कहाँ दिया हुआ है, रूल्स के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? लाइट आ गई है क्या? कैसे पता चलेगा? हाँ ये हल्ला करता है ना जब लाइट बंद होती है तो। बंद कर दूं? सो तो नहीं जाओगे बस लाइट में? हाँ कम लाइट में नींद ज्यादा आती है। अच्छा, अरे नहीं यार, ऑनलाइन वालों को अच्छा नहीं लगता। चलो एक बार इसको भी जल्दी से देखो, एग्जाम्पल रीड कर लिया ना अपन ने, ये ऊपर का रीड करें जल्दी से, है ना। अब
बहुत सारे एग्रीकल्चरल टर्म्स हमको नहीं पता होंगे, इट्स ओके, ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बस ध्यान में रखना है ना, ठीक है, कि भाई हम उसको मार्केट में बेचने लायक अगर तैयार कर रहे हैं, ऑर्डिनरी प्रोसेस का फॉर्म चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काउंट होता है, ठीक है। ये देखो, मस्ट रिटेन द प्रोड्यूसेस ओरिजिनल कैरेक्टर, अनलेस इट कैन नॉट बी सोल्ड इन इट्स रॉ फॉर्म। जैसे कि राइस जो पैडी होता है वो एज इट इज नहीं बिक सकता, ठीक है, उसको चावल ग्रेन को साफ करना और वो सब करना पड़ेगा, वो चावल ही बिकेगा, पैडी नहीं बिकेगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस ऑर्डिनरी प्रोसेस है, वो चल जाएगा, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही है, ठीक है। चलो सी, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द मार्केट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय द कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। कभी कभी मैंने अपनी लैंड फार्मर को दी, वो मुझे रेंट जो दे रहा है वो पैसों में नहीं दे रहा है, वो जो फसल उगा रहा है उसी का एक हिस्सा मुझे दे रहा है एज रेंट। अब मेरे को तो फसल मिल गई एज रेंट, अब मैं तो उसको बेचूंगी ना आगे, तो उसको बेच के जो मुझे पैसा मिल रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। प्रोवाइडेड द लैंड इज इन इंडिया, और भाई यूज किसके लिए हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। इफ द प्रोसेस अंडरगो द प्रोसेस बियॉन्ड व्हाट इज ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू मेक इट मार्केट फिट, जो सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि सिर्फ हमने कितना प्रोसेस लगाया कि उसका फॉर्म चेंज ना हो, सिर्फ मार्केट में बिकने लायक बन जाए। अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोसेस हम लगा रहे हैं जो कि कंपलसरी नहीं था उसको मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, आलू उगाए, आलू से चिप्स बना रहे हैं, आलू तो ऐसे भी बिकता, पर चिप्स बनाना जरूरी थोड़ी था, पर हम चिप्स बना के बेच रहे। हमने टमाटर उगाए, टमाटर तो ऐसे भी बिकते हैं, पर हम केचप बना के बेच रहे, है ना, ठीक है। और आर्टिकल ग्राम तो मैंने दे ही दिया तुम लोगों को, शुगर केन से शुगर बनती है, अब शुगर केन ऐसे भी तो बिकता है ना, गन्ना, ठीक है, पर हम शुगर केन को और प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, शुगर, और शुगर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा प्रोसेसेस है जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करना पड़ेगा और बिजनेस इनकम को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। द इनकम फ्रॉम सच सेल इज पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इनकम, ठीक है। टी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन which undergo process manufacturing process before sale, the profit is divided into agriculture and business income with the agricultural portion being exempt from tax, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। वही शुगर केन का एग्जांपल दिया है बेटा, जैगरी मतलब गुड़, ठीक है, तो शुगर केन को वो जैगरी में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो उसको फिर अपन को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, और वो अलग करना अपन सीखेंगे रूल नंबर 7 में, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट में आते हैं, अभी अपन ने सेकंड पॉइंट कवर किया, इनकम फ्रॉम लैंड जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके जनरेट हो रहा है, या तो हम उसमें उगा रहे हैं और वो बेच दे रहे हैं, है ना, उगाकर एज इट इज बेच दे रहे हैं ऑर्डिनरी प्रोसेस लगाकर, तो पूरी एग्रीकल्चरल इनकम है। एक्स्ट्रा प्रोसेस जो कंपलसरी नहीं है वो लगा के बेच रहे हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम अलग अलग कर देंगे। और अगर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको रेंट पे चढ़ा दे रहे हैं और जिसको रेंट पे दिया वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है, तो जो रेंट आ रहा है वो भी एग्रीकल्चरल है, ठीक है। अब थर्ड बोल रहा है फार्म बिल्डिंग, फार्म हाउस, है ना, फार्म हाउस किसके लिए यूज होता है, पार्टी के लिए, पर पार्टी के लिए अगर यूज हो रहा है और मेरा फार्म हाउस है, मैंने पार्टी के लिए रेंट पे दे दिया, तो जो मुझे पैसा मिला सोच के देखो वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। तो फार्म हाउस से जो रेंट आ रहा है वो
कब एग्रीकल्चरल इनकम होगा? जब वो फार्म हाउस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है। तो फार्म हाउस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए कैसे यूज हो सकता है? या तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहां पे स्टोर किया जा रहा है। मैंने एक फार्मर को फार्म हाउस, अच्छा फार्म हाउस ना वो लैंड पर ही होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड पे या उसके बहुत पास में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो फार्म बिल्डिंग कहलाता है ना। तो मैंने फार्मर को दिया, फार्मर खेत में फसल उगाता है और उसका स्टोरेज कहाँ करता है? फार्म बिल्डिंग के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, या वो खुद ही फार्म बिल्डिंग के अंदर रहता है, ठीक है, फार्मर वही खेत पर ही रहते हैं, ठीक है, तो वो खेत पे एक्टिविटीज करते हैं और फार्म हाउस में वो रहते हैं। तो अगर मैंने इसीलिए दिया है फार्मर को फार्म हाउस रेंट पे, तो जो रेंट मिल रहा है फार्म हाउस से वो क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। पर अगर पार्टी के लिए दिया है, पिकनिक के लिए दिया है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। समझ गए? ठीक है ना। ऐसे ही फार्म हाउस बनाया हुआ है कि कई छुट्टियों में जाएंगे, वहां पे रहेंगे, बीच बीच में उसको पार्टी के लिए भी दे देते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। Building must be situated on or very close to the agricultural land. This proximity ensures that the building's use is directly related to agricultural activities of the land. बहुत दूर होगा तो फिर डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं मान सकते कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है ना। यूसेज रिक्वायरमेंट क्या है भाई? द पर्सन यूजिंग द बिल्डिंग मस्ट नीड इट बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट विद द लैंड। इट शुड सर्व एज अ ये अंडरलाइन ड्वेलिंग हाउस, मतलब फार्मर उसमें रह रहा है या स्टोरेज कर रहा है उसमें, या दोनों भी कर सकता है ना। ड्वेलिंग हाउस मतलब वहां लिख लो, यहाँ साइड में जगह देती हूँ ना मैं लिखने की, तो वहां पे लिखा करो, ठीक है। ड्वेलिंग हाउस मतलब हाँ फार्मर रह रहा है, हाँ, या फार्मर या फार्म में काम करने वाले वर्कर्स। आप खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हो, अब आप अपने घर में रहते हो, अपने वर्कर्स रखे हुए हैं, है ना, जो खेत संभालते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं, वो वर्कर्स वहां रहते हैं उस बिल्डिंग में, तो वो ड्वेलिंग हाउस की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या लिखा है? इफ द फार्म बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर, खुद के रहने के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, तो इनकम जो भी है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, ठीक है। एक बार जल्दी से एग्जाम्पल रीड कर लो, ये पूरा एग्जाम्पल है, रीड कर लो इसको, फिर अपन फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। अंजलि सारी चीजें क्लियर है बेटा? चैट में बताना, ठीक है, अनम्यूट करके नहीं। Visibility का मतलब location. Yes, ma'am. डन, चलो फोर्थ इज, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट इसीलिए नहीं है क्योंकि डेफिनेशन जो है एग्रीकल्चर इनकम की उसमें तीन ही पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है,
ठीक है, तो इसको मैंने 4th पॉइंट बना दिया यहाँ पर। 4th इज इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी जानते हो ना, जहाँ पर पौधे मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे सैपलिंग उगाए जाते हैं, सीडलिंग्स उगाए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ उगाए जाते हैं, पन्नी के अंदर, ठीक है, पहले उसको एक बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है कि धूप ना लगे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली लैंड में तो नहीं उगाया जा रहा, ठीक है, बट वो एक्टिविटी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो गई हमारी। अब मुझे बताओ, पोल्ट्री फार्मिंग आई यहाँ पे, नहीं आई, डेयरी आया यहाँ पे, नहीं आया, तो अगर इस डेफिनेशन में नहीं आया मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इनकम नहीं है, समझ में आया? तो देखो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, मॉड्यूल के ही हैं ये, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या लिया, इनकम derived from sapling, seedling grown in nursery, agricultural income. Income from growing of flowers and creepers again nursery, agriculture. Rent received from land used for grazing of cattle, required for agricultural activity, ठीक है ना, जैसे खेत में गैया भी पाली जाती है, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे खाना खाएगी, खेत में ही ग्रेजिंग करेगी ना, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल इनकम है। डेयरी हो गया ना वो, तो तबेला तो डेयरी हो गया ना, फार्म में जो रखा है, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल होगा। अगर तुम्हारा प्रॉपर डेयरी है, ठीक है, जहाँ पे तुमने एग्रीकल्चरल एक्टिव कुछ ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ जानवर पाल के रखे हुए है ना, और वो भी सिर्फ किसके लिए, उस प्रोड्यूस मतलब जो मिल्क है वो बेचने के लिए, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, एग्रीकल्चर, ठीक है। नॉन में क्या आएगा, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, ये सब नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां तक डन, हमको समझ में आ गया एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। अब हमने एक पॉइंट में पढ़ा, सेकेंड पॉइंट के सी वाले पार्ट में, कि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोसेस करेंगे, ठीक है, हम उगा भी रहे हैं प्लस हम एक्स्ट्रा प्रोसेस भी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो प्रोड्यूस बेच रहे हैं, तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट भी है, हमको अलग अलग करना पड़ेगा। उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, रूल नंबर 7, ठीक है। देखो रूल नंबर 7 देखो, हाँ देखो, अगर आप सेल कर रहे हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, है ना, और कैसे सेल कर रहे हो, रॉ फॉर्म में सेल कर रहे हो, तो टोटल एग्रीकल्चरल इनकम है ना, ठीक है। इस चार्ट को थोड़ा सा दूसरे स्ट्रक्चर में अपन नोटबुक में भी बना लेंगे, बता दूंगी, ठीक है। चलो अभी बता देते हैं, बनाएंगे बाद में जब मैं पूरा एग्रीकल्चरल इनकम के नोट्स लिखवाऊंगी तब। देखो अगर हम सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो हम कैसे कैसे सेल कर सकते हैं, हम उगा रहे हैं टमाटर, ठीक है, तो हम टमाटर एज इट इज मार्केट में बेच सकते हैं, तोड़ लिया और बेच दिया, ठीक है, तो वो कहलाएगा सेल इन रॉ फॉर्म, सेल इन रॉ फॉर्म। अब रॉ फॉर्म से जितना भी पैसा आया, इनकम जितनी भी जनरेट हुई, ठीक है, वो टोटल एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है, राइट।
है, वो टोटल टमाटर बेच के जितना भी पैसा आया वो पूरा एग्जाम्प्ट है ना। जितना पैसा आया वो रेवेन्यू कहलाएगा, उसमें से टमाटर उगाने की कॉस्ट जो होगी वो माइनस कर दूंगी तो इनकम आ जाएगी, वो इनकम जो आएगी वो एग्जाम्प्ट है। डन। पर अगर मैंने सेल किया आफ्टर सम प्रोसेस, अभी अपन ने प्रोसेस में बी और सी पॉइंट पढ़ा था राइट, सेकंड पॉइंट के अंदर। तो अगर प्रोसेस कंपलसरी है, मार्केट फिट बनाने के लिए जरूरी है, तो वो प्रोसेस करने के बाद भी बेचोगे तो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही है, कुछ फॉर्म तो उसका चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इफ प्रोसेस इज कंपलसरी फॉर सेल, उसके बिना सेल होएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे अपन ने वीट का एग्जांपल लिया, जब तक हम उसके ऊपर का वो छिलका रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो गेहूं बिकेगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने में भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, ये भी टोटल एग्रीकल्चरल इनकम है राइट। ठीक है, पर अगर हमने प्रोसेस किया जो कि ऑप्शनल था, है ना, कि टमाटर से हमने क्या बनाया, केचप या टमाटो प्यूरी, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है, हमारी मर्जी है, हम केचप बना के बेचना चाहते हैं, हम आलू से चिप्स बना के बेचना चाहते हैं। ठीक है ना, हम वीट उगाते भी खुद ही हैं और उसका फिर आटा बनाते हैं, फिर वो आटा हम बेचते हैं। समझ में आया? तो ये ऑप्शनल है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, सेपरेट करना पड़ेगा हमको, एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी और बिजनेस इनकम अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, जैसे मैंने टमाटर उगाया, उससे मैंने केचप बनाया, पर ऐसा सोचो कि केचप नहीं बनाते तो टमाटर एज इट इज क्या कर देते, बेच देते, तो वो कितने में बिकता, मार्केट वैल्यू पता चल सकती है टमाटर, है ना। तो FMV क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कि मैं मान रही हूँ कि मैंने केचप नहीं बनाया, ऐसा सोच लो, मैंने टमाटर पूरे के पूरे क्या कर दिए, एज इट इज बेच दिए। ठीक है, तो वो कितने में बिकते, FMV ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले लो, इतने में बिकते, है ना। ये क्या है, रेवेन्यू जो जनरेट होता टमाटर बेच के, माइनस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो क्या आ जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। डन, इतनी बात समझ में आई, है ना। अब हमने क्या बनाया, केचप, हमने केचप बेचा, तो सबसे पहले हमने कितने में केचप बेचा, सेल ऑफ फाइनल प्रोड्यूस, विच इज हमारे एग्जाम्पल में केचप। ठीक है, हमने बेचा। अब केचप बनाने के लिए टमाटर हमने उगाए थे, पर अगर हम टमाटर नहीं उगाते, केचप बनाने का बिजनेस कर रही हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग, टमाटर नहीं उगा रही हूँ, तो क्या करते, तो हम टमाटर खरीदते और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट इनकर करते, तो केचप आती, केचप बेचते, तो वो मेरी क्या होती, बिजनेस इनकम होती ना। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सीखा है ना फाउंडेशन में, कैसे करते थे, जितने में सेल हुआ, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करते थे, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में क्या आता था, कितने में रॉ मटेरियल खरीदा और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, ठीक है, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो सेल में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस होगी तो क्या बचेगी, बिजनेस इनकम। सिंपल यही करना है। ठीक है, कि अगर टमाटर खुद नहीं उगाते तो खरीदते, तो खरीदते तो कितने में खरीदते। ठीक है, तो FMV
ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इतने में ही खरीदते ना, जितने में ये बेचे टमाटर, अगर मार्केट से खरीदने पड़ते तो उतने में ही खरीदते, राइट। तो ये हो गई रॉ मटेरियल की कॉस्ट, और माइनस कर दो फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट, तो ये क्या आ जाएगी, बिजनेस इनकम, ये तुम्हारी टैक्सेबल है। समझ गए, ठीक है, यही नोट्स में है ना, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी लेते हैं, है ना, इसका कैलकुलेशन। अंजलि एग्रीकल्चरल इनकम फिर से बता दो, अच्छा ये वाला कैलकुलेशन पार्ट देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी एग्जांपल में, ठीक है। हाँ, बिजनेस इनकम पीजीबीबी वाले में बना जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। देखो, मान लो कि मैं खेती कर रही हूँ, है ना, तो मेरा फार्म है ना, और मैंने उगाए हैं टमाटर, टन्स ऑफ टोमेटो, ठीक है, जिसको उगाने की कॉस्ट मान लो आई है 1 लाख रुपए, ठीक है। मैंने टमाटो उगाए और मैंने अब उसको कुछ ऐसी रॉ फॉर्म में बेच दिया, और कुछ से मैंने क्या बनाया, केचप, ठीक है, और केचप बना के बेचा। तो मैं मान लेते हैं अपन कि मैंने 300 टन रॉ फॉर्म में बेचे, ठीक है। कितने में बेचे मैंने, मैंने बेचे 2 लाख, ठीक है, हाँ। और बाकी कितने टन बचे बेटा, 700 टन बचे। 700 टन को मैंने फर्दर प्रोसेस किया, फर्दर प्रोसेस की मेरी जो कॉस्ट आई वो आई 2.5 लाख, ठीक है। और उससे क्या बन गया बेटा, केचप, और केचप मैंने सेल किया 10 लाख में, जितना भी केचप बनाओ मैंने कितने में सेल कर दिया, 10 लाख में, ठीक है। अब इसमें मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी टोटल, और बिजनेस इनकम कितनी होगी वो निकालते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है ये वाला पार्ट है कि टमाटर एज इट इज रॉ फॉर्म में बेचा, ये तो पूरी की पूरी क्या है, एग्जाम तो है, पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आएगी। एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो, सेल कितनी आई 2 लाख, माइनस कॉस्ट है ना 1 लाख, पूरे 1000 टन टमाटर उगाने की थी, तो 300 टन के लिए कितना हुआ 30,000 रुपए, तो मेरी को कितनी इनकम हुई, ठीक है 1,70,000। ये पूरी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है, विच इज एग्जाम, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अंजलि यही पूछ रही थी बताने के लिए ना, ये ऐसे निकाला। अच्छा, इसका पार्ट अभी अपन करते हैं, अभी ये 700 वाला अपन बाइफरगेट करते हैं। अब ये जो 700 टन मैंने बेचा, उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल इनकम अलग और बिजनेस इनकम अलग, मैं इसके 2 पार्ट्स करती हूँ, ठीक है।
अपन एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करते हैं और अपन बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हैं। करें? कैसे करेंगे? अगर ये 700 टन मैं केचप नहीं बनाती तो मैं एज इट इज मार्केट में बेचती क्या? बेचती ना, खराब तो नहीं करती। ठीक है, तो कितने में मैं बेच पाती बेटा? 70,000 में? अरे मैंने 300 टन 2 लाख में बेचे। 4,66,000 देखो ऐसे ऐसे निकालेंगे एफएमडी, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एफएमडी। ये तुम लोगों ने किया हुआ ये खेल छोटा सा। मैंने 300 टन टमाटर कितने में बेचे? 2 लाख में। तो मैं 700 टन टमाटर कितने में बेचती? 4,76,660। अरे मैंने गलत फिगर ले लिया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बनाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 300 है ना, तो 466,667 है ना? ठीक है, कितने में हम टमाटर बेचते? अंजलि 5 लाख कैसे आया बेटा? 5 लाख नहीं आएगा। हाँ, कितने में बेचते टमाटर? है ना? इसमें से कॉस्ट माइनस करो। 1 लाख की कॉस्ट 1,000 टन के लिए, तो 700 टन के लिए 70,000 रुपए, 70,000 रुपए कॉस्ट बता रही थी। ठीक है, मैं क्या पूछ रही थी? कितने में बिकते। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे निकाला अपन ने? नाइन 667 ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ये एग्जेम्प्ट है ना, ये एग्जेम्प्ट है। अभी क्लियर हो गया? अब बिजनेस इनकम निकालो। बिजनेस इनकम में तुमने क्या बेचा है? केचप। तो सेल ऑफ केचप कितने में हुआ बेटा? 10 लाख है ना? इसमें से क्या माइनस करोगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करोगे ही। एफएम नहीं, एफएमडी, क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं हम कि हम केचप बना रहे हैं, 700 टन टमाटर लिए हमने अगर इसको नहीं उगाया, हमने मार्केट से खरीदा, तो हम 700 टन टमाटर कितने में खरीद पाते हैं? मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? यही एफएमवी ऑफ 700 टन कितनी है? 466,667 और फिर